हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर थर्ड। एक्सरसाइज करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was फाउंड by analysis to contain 0.096 gram if boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage of composition of the compound by weight. ओके, तो मैंने जो कंसंट्रेशन निकालने के वेरियस फार्मूलेज आप लोगों को पिछली लास्ट क्लास में बताया था, तो उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले जो गिवन डेटाज हैं उनको लिख लेते हैं। तो एट फर्स्ट मास ऑफ बोरोन इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा आपको ये 0.096। ओके, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है 0.24 ग्राम। ओके, तो जितने डेटाज थे हमने लिख लिए। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना क्या है, देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो आपको परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालना है बाय वेट, और उसके बाद आप ऑक्सीजन निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका जो गिवन मास है, जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है, तो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, उसका परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, जो जिसका भी मास निकालना है वो मास ऊपर लिखोगे, सैंपल का मास अपॉन में आएगा, इंटू 100 कर दोगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो बोरोन के लिए हम लोग करेंगे, क्योंकि बोरोन के लिए 0.096 दिया था, तो न्यूमरेटर में इतना आ जाएगा हमारा यहाँ पे। डिनोमिनेटर में सैंपल का जो वेट है इंटू 100 कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा 40% आ गया। अब रिमेनिंग, क्योंकि जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन है बोरोन के अलावा, टोटल 100% हुआ। वैसे अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो 100 में से 40 अगर माइनस कर दें तो 60 आएगा। अगर ऐसा ना करें तो यहाँ से आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर ऑक्सीजन 0.144 ग्राम था, तो सेम वही फार्मूला यूज़ करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब 3 ग्राम जो आपका कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? ओके, तो अब क्या करना है आपने, क्योंकि 3 ग्राम जो कार्बन है 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिल करके 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब अगर ऑक्सीजन की मात्रा तुमने बढ़ा दी, ऑक्सीजन 8 से बढ़ा करके आपने कितना कर दिया है, 50 कर दिया है, तो कार्बन तब भी तो 8 ही ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यही होता है, ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपने पढ़ा होगा, अगर ए जो है बी के एक फिक्स अमाउंट से कर रहा है, तो बी का अमाउंट भले कितना ही हो जाए, ए जो है बी से उतना ही रिएक्ट करेगा। बी के अमाउंट से उसको कोई लेना देना नहीं। अगर वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर उसको बढ़ा करके 10 ग्राम भी कर दें, तो तब भी कार्बन ने जो है 3 ग्राम कार्बन ने 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है। बाकी का जो भी रिमेनिंग होगा वो सब वेस्ट चले जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि उसका कोई यूजलेस है वो। ठीक है, क्योंकि कार्बन को तो केवल 3 ग्राम कार्बन को 8 ही ग्राम चाहिए। तो ये चीज़ है। आंसर सेकंड का अगर पूरा एक्सप्लेनेशन देखो, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइंड होकर के बना रहे हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन है इसका, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑक्सीजन, देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि 3 ग्राम ने तो 8 ग्राम के साथ क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया। द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। यानी कि जो रिमेनिंग है आपका 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो अनरिएक्टिव ही रहेगा। इन दिस केस ऑल्सो ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। यानी कि केवल और केवल कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, 11 ग्राम।
द above आंसर इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम है आपका, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो जब मैंने आयंस को कैटेगराइज किया था दो पार्ट में, सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस, तो यहाँ पर को मैंने कहा था सिंपल आयंस में कौन आते हैं, जो सिंपल एलिमेंट आपके जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये आपके एग्जाम्पल थे सिंपल आयंस के, है ना, Al3 पॉजिटिव। अब अगर कंपाउंड आयंस की बात करें तो उसमें कोई मॉलिक्यूल होगा और उस मॉलिक्यूल पर होर चार्ज होगा, यानी कि कोई मॉलिक्यूल जैसे मान लो कि जैसे आपके पास है SO4 है, यानी कि एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, इस पर टोटल चार्ज अगर 2 नेगेटिव है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका पॉली एटॉमिक आयंस का। ये इसको बोलते हैं कंपाउंड आयंस भी बोलते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव का, OH नेगेटिव का, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, और सल्फेट आयन जो होता है आपका SO4 2 नेगेटिव। तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। अब आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका लिखना आपको केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले सिंबल लिखते हैं और सिंबल के जस्ट नीचे उनकी वैलेंसी लिखते हैं। अब वैलेंसी कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो आपको 20 तक के एलिमेंट्स मैंने याद करने के लिए दिए थे। तो मैग्नीशियम अगर काउंट करोगे स्टार्टिंग से, मैग्नीशियम कौन से नंबर पर आ रहा है, गिनो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो आपका ये आ रहा है 12 पे। ठीक है, तो 12 पे आ रहा है आपका। तो इसको किस तरीके से आप लोग करने वाले हो, देखो 12 पर आ रहा है तो देखो इसको इस तरीके से करोगे, क्योंकि 12 आ रहा है तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 जाते हैं, 2, सेकेंड वाले में 8। ओके, टोटल कितने हो गए आपके 10, और रिमेनिंग 2, 2 बचे। अरे ऐसे तो जाते हैं, ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फिर आता है थर्ड ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम 2 जाते हैं। सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 जाते हैं, 9 नहीं जाते हैं, 10 भी नहीं जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 8 ही जाते हैं। तो इसमें 8 हो गए, और बाहर वाले में क्योंकि 2 ही बच रहे हैं, हालांकि इसमें टोटल 8 जा सकते हैं, बट यहाँ पर 2 ही है, तो 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको या तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 अगर बनाने हैं, इसको 8 बनाने हैं आउटर मोस्ट में, तो 6 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो एक्सेप्ट करना इसको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, 2 को रिमूव करना आसान पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी अभी के लिए 2 काउंट करते हैं। ओके, सो मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2। ऐसे ही अगर क्लोरीन, क्लोराइड मीन्स मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन को अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर देखो तो 17 में आता है। किस में आता है, 17 में आता है। तो अगर आप 17 के को डिवाइड करके देखो, पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7, देखो 10, 7, 10 में से 7 ऐड करो 17। तो यानी कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1, क्योंकि 7 को रिमूव करने की अपेक्षा इसको 1 को एक्सेप्ट करना आसान पड़ेगा ना, तो 1 इसकी वैलेंसी होगी। अब बड़ा आसान है, अब क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ करना है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, सिंबल लिखने पहले, मैग्नीशियम लिख लिया और क्लोरीन लिख लिया। मैग्नीशियम के नीचे इसकी वैलेंसी आ जाएगी, मैग्नीशियम के नीचे इसकी वैलेंसी 2 है, और क्लोरीन के नीचे इसकी वैलेंसी 1 है, ये -1 या +2। तो माइनस प्लस का ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वैलेंसी को थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना है इसलिए -1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान पड़ता है इसलिए +2। ठीक है, बस माइनस प्लस इसकी बैलेंसी को शो कर रहा है, बाकी न्यूमेरिकली इसको लिखेंगे तो साइन पर ध्यान नहीं देंगे, माइनस है या प्लस है उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर उसके बाद करते हैं क्रॉस, यानी कि Mg के साथ 1 आएगा और क्लोरीन के साथ 2 आएगा, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Mg। Mg के साथ 1 आता है, 1 लिखो या ना लिखो बराबर है, ठीक है,
वन नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। अब सी के साथ 2 Cl है तो Cl2 ऐसे लगता है, तो MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला कितना हो गया, MgCl2। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग देख लेना, CaOH का होल ट्वाइस होता है। कॉपर नाइट्रेट का भी इसी तरीके से होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो AlCl3 करके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 करके, इस तरीके से ये इनका केमिकल फार्मूला। आप लोग इसको अगर इनकी वैलेंसी मालूम है तो आसानी से केमिकल फार्मूला इस मेथड से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो इनका नाम लिखना आपने। गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलो। अब जैसे क्विक लाइम है, क्विक लाइम है तो ये क्विक लाइम जो होता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये आपको देखना है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है आपके पास, ठीक है, तो इसमें भी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है ना। बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो केमिकल फार्मूला जैसे ही मालूम चलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, इसका बताना है कि इस एलिमेंट में कौन कौन से, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। ओके, सो पोटेशियम सल्फेट। तो अब देखते हैं इनका केमिकल फार्मूला किस तरीके से होता है। तो क्विक लाइम की अगर बात करें तो क्विक लाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है CaO, दैट इज इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, Ca और ऑक्सीजन, यानी कि कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें सो HBr इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ओके, सो नेक्स्ट बेकिंग पाउडर, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है दिस इज NaHCO3। सो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। ओके, सो ये इसका जो है हो गया। अब पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करें सो दिस केमिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज K2SO4। अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें पोटेशियम है, सल्फेट है एंड ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम ये रहेगा, जो ये कंपाउंड्स दिए हैं जैसे क्विक लाइम है, सो केमिकल फार्मूला ऑफ द क्विक लाइम ये आपको पता होनी चाहिए। एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसका भी केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे एट फर्स्ट तो पहला काम यही करना आपने कि जो भी ये कंपाउंड आपको दिए हुए हैं इनका केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। इथाइलिन है C2H2 एंड सल्फर मॉलिक्यूल एसिड, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं, इनका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे मोलर मास, जैसे C2H2 का करना है तो आपको क्या करना चाहिए, 2 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो पहले तो एक कार्बन का आपको केमिकल जो मास है, मोलर मास है, वो मालूम होना चाहिए। तो एट फर्स्ट इसको अगर ट्रिकी बेस पर अगर करना चाहो तो आप लोगों को सबसे पहले 20 तक के एलिमेंट्स नोन होने चाहिए। फिर 20 तक के एलिमेंट्स अगर आपको नोन है वो भी क्रम से होने चाहिए, सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं कि बस एक एलिमेंट यहाँ से उठा दिया, हाइड्रोजन बोल दिया, वहाँ से ऑक्सीजन बोल दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप सीक्वेंस से करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का ट्रिकी बेस पे सॉल्व हो जाएगा। तो कार्बन की जो अभी के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इसका एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किसी भी एलिमेंट में ध्यान देना, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो आपको जनरली जैसे होने को तो क्या होता है कि कोई एटम है आपका, उस एटम का जो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। अगर 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। और मैंने दूसरी बात कही कि अगर एटॉमिक नंबर कम है एलिमेंट्स का तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं लगभग लगभग उतने ही न्यूट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। सो यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर करें, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन तो ये 12। तो लगभग आपको अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका ट्वाइस कर दो, वो लगभग लगभग उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये हर किसी एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है बट मैक्सिमम के लिए अभी ये होता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को यहाँ पर अपना सकते हो। तो 2 कार्बन
एक का 12, तो दो का कितना होगा 2 × 12 कितना 24। और एक हाइड्रोजन का 1 होता है रिलेटिव मास, और दो हाइड्रोजन का 2 × 1 2। तो 24 में अगर 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर आपका देखो 28 ग्राम इसने दिया हुआ है, बट यहाँ पर 28 ग्राम नहीं होगा, या C2H6 है। देखो यहाँ पर इसने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 12 2 जा 24, प्लस 2 × 1, 2 × 1 कितना 2। तो 24 में अगर 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, दिस इज़ नॉट 28, दिस इज़ 20, दिस इज़ 26। एक बात मैं इसको बना के देखता हूँ। C2H2 है, तो मान लो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, 3 और 4। तो हाँ ठीक है यही है। तो इसका एटॉमिक मास जो है 28 ना होकर के 26 होगा। ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट मोलर मास ऑफ सल्फरेट। तो एक सल्फर का एटॉमिक नंबर देखो 16 होता है। 16 का 2 जा 32, यानी कि 1 सल्फर का जो मास होगा मोलर मास, दिस इज इक्वल टू 32। एंड सल्फर रिंग S8 में कितने सल्फर हैं 8 है, तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस गिव्स द रिजल्ट 256 ग्राम। ओके, सो नेक्स्ट सी मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। सो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस 15 होता है, ठीक है। वैसे इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए था 15 2 जा 30, बट मैंने कहा था ना कि हर एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि उसका ट्वाइस ही होगा, वेरी करता है, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ होता है जिनके एटॉमिक नंबर कम हैं उनके लिए। तो यहाँ पर को बहरहाल जो फॉस्फोरस है उसके साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका 31 के समथिंग होता है, ठीक है। तो 31 P4 में 4 यहाँ पर क्या है फॉस्फोरस है। सो इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस गिव्स 124 ग्राम। ओके, तो मोलर मास इसका 124 ग्राम हो गया। और मोलर मास ऑफ क्लोरिक एसिड HCl। सो क्लोरीन का देखो 17 होता ना, वैसे 34 होना चाहिए था 17 का, बट इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है, वेरी करता है। 35.5 इसका मोलर मास होता है क्लोरीन का। ओके, और हाइड्रोजन का होता है 1। सो दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 ग्राम। ओके, सो नेक्स्ट मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 7 का 2 जा 14। देखो यहाँ पर ये वाला ट्रिक काम कर गया, ट्वाइस वाला। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 8 × 2 करोगे तो 16, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए 3 × 16, और इनको ऐड करोगे तो डायरेक्ट ये आ जा रहा है आपका 63 ग्राम। ओके, सो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आज आप लोग इसको करेंगे नोटबुक में, ठीक। और शाम तक आप लोग मुझे इसको भेजेंगे अपने नोटबुक में करके। ओके।